नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 7 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है वायु। ज्योग्राफी का ये चौथा चैप्टर है। इसके पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं और चौथे चैप्टर में अभी हम चर्चा करने वाले हैं वायु के बारे में। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वायुमंडल क्या है। हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले आपके यहां दिया हुआ है कि वायुमंडल की परिभाषा या वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। हम सबसे पहला जो टॉपिक है आपका इसके अंदर वो है वायुमंडल। आप लोग क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वायुमंडल क्या है, और वही सिंपल सी जो डेफिनेशन है कि पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक चादर से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। पृथ्वी चारों ओर से वायु की पतली चादर से घिरी हुई है। चारों तरफ वायु है इसलिए इसको पतली चादर का नाम दिया है। पतली चादर से घिरी हुई है जिसे क्या कहा गया है बेटा? वायुमंडल। जिसे वायुमंडल कहा गया या वायुमंडल कहते हैं। ये आपके यहां से शुरुआत होती है इस चैप्टर की। ये है पहली परिभाषा। प्रश्न आता है सीधा सीधा, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, और आपको इसको लिखना है। अब वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है? आप और हम सब जानते हैं कि वायुमंडल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। सांस लेने में हम जिस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो हमें वायुमंडल से मिलती है। तो हम अब इसको सीधे सीधे हम ये देखेंगे कि वायुमंडल के उपयोग। अगला जो प्रश्न है, अगला जो फैक्ट या अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है बेटा वायुमंडल के क्या क्या उपयोग है। देखो, पहले परिभाषा हो गई, अब हम पढ़ते हैं वायुमंडल के उपयोग। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जो उपयोग है इसका वो है यह हमें प्राणवायु, और जिसका नाम है ऑक्सीजन, यह हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करता है। सबसे पहला वायुमंडल का पहला उपयोग जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरा, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक, जो हार्मफुल होती है आपके लिए, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। कौन बचाता है? वायुमंडल बचाता है। ये दूसरी चीज। उसके बाद में हम आगे बढ़ते। पहला ऑक्सीजन हो गया, दूसरा सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाव हो गया। उसके बाद में वायुमंडल हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा चादर बनाता है जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है। तो सुरक्षा चादर की तरह अत्यधिक गर्मी और सर्दी से बचाता है। ये तीसरा, सुरक्षा चादर की तरह कौन? वायुमंडल हमें अत्यधिक गर्मी और सर्दी से बचाता है। ये हमारे लिए इसका उपयोग है। क्या क्या उपयोग है वापिस देखिए। प्राणवायु ऑक्सीजन, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उससे बचाता है। उसके बाद में सुरक्षा चादर की तरह हमें अत्यधिक गर्मी और सर्दी से बचाव करता है। पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है जिससे यहां पर आप आराम से रह सकते हैं। ये चौथा, पृथ्वी के तापमान को क्या करता है? रहने योग्य बनाता है। रहने योग्य बनाता है। कौन बनाता है? वायुमंडल।
अब देखिए बेटा, सबसे पहले हमने देखा कि वायुमंडल क्या है। कोई भी आपको पूछे, एग्जाम में पूछ सकते हैं वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली चादर विद्यमान है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। सबसे पहली बात यह है, ये हो गई इसकी परिभाषा। फिर हम आते हैं प्रश्न वायुमंडल के उपयोग, या वायुमंडल हमारे लिए कैसे उपयोगी है। प्रश्न आता है सीधा सीधा प्रश्न, सीधा प्रश्न पूछता है वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 2 या 3 उपयोग लिखिए। तो 2-3 नहीं, मैंने आपको 4 उपयोग बताए हैं। सबसे पहला, ये हमें प्राणवायु देता है, प्राणवायु है ऑक्सीजन। सेकेंड थिंग, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारा बचाव करता है, कौन करता है, वायुमंडल। तीसरा, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा है कि यह हमें अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी से भी बचाता है, कौन, वायुमंडल। और चौथा है, यह पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है, जिससे मानव यहाँ पे निवास कर सके। लिखिए इसको, जिसमें हमने चर्चा की थी वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के उपयोग। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन। लिखिए इसको, फिर मैं आगे चलता हूं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। संगठन से मतलब है कि उसका जो किन किन चीजों से मिलकर के वायुमंडल बना हुआ है, उसके अंदर कितनी गैसेज है, और भी यदि कुछ चीजें हैं तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुमंडल किसी एक गैस से नहीं बना हुआ है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो हम सबसे पहले यहां लिख सकते हैं कि वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी। आप साइंस में भी पढ़ते हैं इसको, इसलिए ये टॉपिक जो है आपके एक तरह से रिवीजन हो सकता है। आपने साइंस में भी इसको पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, नहीं तो 7th में जरूर पढ़ लेंगे। वायुमंडल बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, और इसका जो सबसे बड़ा भाग है ना, सबसे बड़ा भाग 2 गैसों से मिलकर के बना हुआ है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। ये 2 ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। तो बड़ा भाग जो है वो इन दोनों से मिलकर के वायुमंडल का बना हुआ। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी गैसेस भी हैं, वो क्या क्या है देखिए। इसके अलावा है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में आपके ऑर्गन, धूल के कण, जलवाष्प तथा अन्य गैसें, और भी बहुत सारी गैसें हैं, जलवाष्प तथा अन्य गैसें। 7th क्लास का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आपको इतना याद रखना पर्याप्त है। अगर आपसे पूछ ले कि वायुमंडल के संगठन से आप क्या समझते हैं, तो शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि वायुमंडल जो है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, अनेक गैसों का मिश्रण है। लेकिन इसका जो बड़ा भाग है वो 2 गैसों से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, बहुत बड़ा भाग। लेकिन इसके अलावा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, धूल के कण है, जलवाष्प है, और अन्य गैसें भी बहुत सारी मिली हुई है। इतना आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं अगर पूछे कि वायुमंडल के संगठन से आप क्या समझते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी गैस नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन का इसके अंदर क्या योगदान है। लेकिन उसके पहले हम देखिए, अगर इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं आप इसको थोड़ा जल्दी समझ पाएंगे। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसके बाद में हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, जैसे वैसे मैं इसके अंदर लिखता जाऊंगा, ठीक है। ये जो पूरा बड़ा पोर्शन है इसको मैं नाम देता हूं नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है यहां पर ये है 78%, 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल के अंदर, सबसे ज्यादा भाग है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन से ही शुरू करते हैं ना। सबसे पहला कौन सी गैस, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, नाइट्रोजन जो सिलेबस में दिया है उसके आधार पर मैं चल रहा हूं। नाइट्रोजन वायु या वायुमंडल में सर्वाधिक 78% मात्रा, वायुमंडल में सबसे ज्यादा। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कितनी मात्रा में, 78%, 78% मात्रा में विद्यमान। सीधा सीधा प्रश्न आता है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78%। कोई
इफ बट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा प्रश्न है और सीधा जवाब है। सबसे ज्यादा यह है पौधों के लिए उपयोगी गैस है, जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए उपयोगी ज्यादा है। पौधों के लिए उपयोगी गैस कौन सी? नाइट्रोजन। अब पौधों के लिए उपयोगी, लेकिन पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं करते। पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि मिट्टी में और जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको आप जीवाणु कहते हैं, वो जीवाणु इसका उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, 2 लाइनों में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यह है कि पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं करते हैं। पौधे, इसका मतलब नाइट्रोजन गैस का, पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं करते। देखिए मैं पूरा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको समझिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है, बस मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना है। पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं करते, तो फिर उपयोग कैसे होता है कि मिट्टी में और पौधों की जड़ों में, खास करके जो फलीदार पौधे हैं, ये आप साइंस में पढ़ चुके हैं, मिट्टी तथा पौधों की जड़ों में जो मूल होते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं, पौधों की जड़ों में उपस्थित कुछ जीवाणु, यहां पर लिखता हूं मैं, यहां से यहां देखिए, उपस्थित कुछ जीवाणु, और एक का नाम भी मुझे पता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, आप साइंस में इसके बारे में पढ़े होंगे। ये फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे मटर है, मूंग है, इस तरह से, जैसे कुछ जीवाणु राइजोबियम, जड़ों में उपस्थित कुछ जीवाणु इसे मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और फिर इसका उपयोग होता है। किसमें बदलते हैं? नाइट्रेट में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में। यहां पर पहली गैस समाप्त। प्रश्न है कितना भाग है भाई? 78%, सबसे ज्यादा 78% पौधों के लिए उपयोगी है, लेकिन पौधे इसका सीधा उपयोग नहीं करते हैं। मिट्टी में और पौधों की जड़ों में एक जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो इसको किसमें बदलता है? नाइट्रेट में बदलता है। शुरुआत हमने की थी कि वायुमंडल का संगठन पढ़ रहे हम, इतनी सारी गैसेज हैं, लेकिन सबसे पहले हमने नाइट्रोजन को स्टार्ट किया। नाइट्रोजन 78%, और उसके बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। लिखिए इसको। उसके बाद में मैं दूसरी महत्वपूर्ण गैस वायुमंडल की ऑक्सीजन के बारे में आपसे चर्चा चाहूंगा। नोट कीजिए इसको। नाइट्रोजन के बाद में हम बात करते हैं दूसरी जो बड़ी गैस है वायुमंडल में उपस्थित, जिसको हम प्राणवायु के नाम से जानते हैं, आप भी जानते हैं उसका नाम क्या है, वो है बेटा ऑक्सीजन। और इसकी जो मात्रा है वो है 21%। यहां से सीधा प्रश्न निकलता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। यहां पर मैं O2 लिखता हूं, ऑक्सीजन हो गया, ये है 21%। O2 का मतलब ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन सबसे पहले तो यह है कि ये प्राणवायु के रूप में हमारे लिए उपयोगी है। तो पौधे और मनुष्य श्वसन क्रिया में मनुष्य ज्यादा करते हैं, तथा पौधे या पेड़ पौधे जो भी प्लांट्स आप देख सकते हैं, पौधे श्वसन क्रिया में जब श्वास लेते हैं, श्वसन क्रिया में इसका उपयोग, इसका मतलब ऑक्सीजन का, इसका उपयोग करते हैं। आपको नोट्स मेंटेन करने, बहुत मजा आएगा आपको जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे कि हमारे पास, यानी कि आपके पास बहुत अच्छे नोट्स बन गए। अब यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि सर पौधे, हमने तो सुना है कि पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात के समय ये भी ऑक्सीजन लेते हैं। वो सिर्फ जब सूर्य का प्रकाश होता है, सनलाइट होती है, उस समय, जिसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, उस प्रक्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन ऑक्सीजन वो भी श्वसन क्रिया में इस्तेमाल, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया, जो मैंने आपको बताया, दूसरे पॉइंट्स पर मैं चल रहा हूं। पेड़ पौधे जो प्लांट्स हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करते हैं। ये देखिए, पेड़ पौधे किस प्रक्रिया में? प्रकाश संश्लेषण। यह प्रश्न भी बहुत बार आता है, और आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं या बनाते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन वहां से होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ों को नष्ट मत करो। अगर आप ज्यादा पेड़ों को काटोगे तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। वृक्षों को अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में काटने से यह संतुलन गड़बड़ा सकता है। कौन सा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन के लिए इतना ही है, 21% इसकी मात्रा है। श्वसन क्रिया में हम मानव और पौधे इसका उपयोग करते हैं, लेकिन पौधे इसको बनाते भी हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। इसलिए हमेशा ये कहते हैं हम पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, इसका उत्पादन करते हैं पेड़ पौधे। लेकिन उपयोग कौन करते हैं? मनुष्य और पौधे, जिसको हम प्राणवायु कहते हैं। ये दूसरी गैस ऑक्सीजन कंप्लीट हो गई आपके 21%, ये देखिए 21%। अब हम तीसरी गैस की बात करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण गैस है पृथ्वी के लिए, और इसको नाम दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा आपके CO2। CO2 लिखूंगा मैं, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नहीं लिख रहा हूं यहां पर। 0.03% इसकी मात्रा है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेते हैं, आपको ध्यान रखना है आप, है ना। तो अब हम तीसरी गैस का नाम लिख रहे हैं, तीसरी, जिसका नाम दिया आपने कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत मायनों में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको आगे बताऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये है आपका CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुनते ही हमारे मन में यही आता है कि अरे सर इसको तो हम छोड़ते हैं श्वसन क्रिया में, और फिर कहीं पे कोई धुआं वगैरह होता है तो वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बस इसी को आपको लिखना है, ज्यादा कुछ इसके अंदर सोचने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले CO2, हरे पादप भोजन के रूप में CO2 का उपयोग करते हैं। पहली बात हुई। पादप से मतलब यहां पर पौधे हैं, हरे पादप जो प्लांट्स हैं, हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश की उपस्थिति में CO2 गैस, मैं CO2 लिखूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखूंगा बार बार। CO2 गैस का उपयोग भोजन के रूप में या भोजन बनाने में करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पहली बात तो यह है, भोजन के रूप में करते हैं। सबसे पहला फैक्ट यह है कि हरे पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करेंगे। दूसरा, अगर कहीं कोयला जल रहा है, खनिज तेल है, अगर ये जलेंगे तो बड़ी मात्रा में CO2 गैस उत्पन्न होती है। कोयला, खनिज तेल, आदि को जलाने पर, आदि को जब हम जलाते हैं उपयोग के लिए, आपने भी देखा होगा धुआं होता है, आदि को जलाने पर बड़ी मात्रा में CO2 गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मतलब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरी बात ये हो गई इसकी, पहली तो पौधे इसको भोजन के रूप में लेते हैं। दूसरा है, जब आप किसी ईंधन को जलाएंगे तो CO2 वहां से रिलीज होगी, CO2 वहां से निकलेगी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा पृथ्वी की सतह पर हो जाए तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, इसके बाद में मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के इसी टॉपिक में हम सबसे लास्ट वाली लाइन लिखते हैं कि CO2 की यदि बहुत बढ़ी हुई मात्रा हो जाए तो जलवायु और मौसम में परिवर्तन हो सकता है। तो मैं यहीं पे लिखूंगा तीसरा, CO2 की अत्यधिक मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा यदि हो जाती है, CO2 की अत्यधिक मात्रा बहुत ज्यादा अगर ये अमाउंट में हो जाती है पृथ्वी पर, तो मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करती है। मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करती है। मौसम तथा जलवायु को प्रभावित
करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। वापस देखिए CO2 के बारे में, तीसरी गैस, और इसका जो अमाउंट हमने बताया था 0 यानी कि 0.03 0.03%, ये आपको ध्यान में रखना है। 0.3 नहीं, 0.03 CO2। हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति में CO2 गैस का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह रखनी है कि पौधे इसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जब हम कोयला या खनिज तेल को जलाएंगे तो इससे गैस रिलीज होगी। इसका अगर ज्यादा अमाउंट हो जाएगा तो ये वेदर पे और क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है, चेंजेस कर देता है, जिसका हम कई सालों से खामियाजा भुगत रहे। कैसे भुगत रहे हैं? अगला टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, और उससे वो CO2 से संबंधित है, इसलिए मैं इसको इसके साथ में ऐड कर रहा हूं। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।